हाय फ्रेंड्स। क्वांटम मैकेनिक्स के नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग आज बोर्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। बोर्स एटॉमिक थ्योरी केमिस्ट्री फिजिक्स ये सभी में पढ़ना है और सभी सेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो हम लोग देखेंगे कि क्वांटम मैकेनिक्स में बोर्स एटॉमिक थ्योरी का क्या रोल है या किस तरह से क्वांटम मैकेनिक्स या प्लैंक्स थ्योरी पर बोर्स थ्योरी बेस्ड है। तो हम लोग बोर्स थ्योरी स्टार्ट करते हैं। तो नील्स बोर जो थे वो रदरफोर्ड की लेबोरेटरी में 1912 से काम कर रहे थे। इन्होंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा को अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया अपने एटॉमिक मॉडल से। और इनको 1922 में नोबेल प्राइज भी मिला अपने इसी खोज के वजह से, जिसको हम लोग बोर्स एटॉमिक मॉडल कहते हैं। तो बोर्स एटॉमिक मॉडल की कुछ खास बातें जो थी या जो पॉस्टुलेट्स थे वो इस तरह थे कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कुछ डेफिनिट ऑर्बिट्स में ही घूमते हैं, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन डेफिनिट एनर्जी लेवल्स कॉल ऑर्बिट्स, ठीक ना। और कुछ डेफिनिट ऑर्बिट में ही घूमते हैं जिनका एनर्जी फिक्स रहता है, ठीक ना। और ड्यूरिंग रोटेशन वो ना तो वो रेडिएशन एनर्जी का रेडिएशन नहीं करते, ना तो एब्जॉर्ब करते हैं और ना ही रेडिएशन करते हैं, ठीक ना। और जब तक वो किसी सेल में या ऑर्बिट में रहते हैं तब तक वो ना तो एनर्जी गेन करते हैं और ना ही एनर्जी का लॉस करते हैं, ठीक है। ओके, क्लियर रहेगा। ये हम लोग पहले भी पढ़े हुए हैं, फिर से हम लोग एक तरह से रिवीजन ही कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, कुछ डेफिनिट ऑर्बिट में ही घूमते हैं जिनको कुछ न्यूक्लियस के अराउंड जो है कुछ डेफिनिट एनर्जी लेवल्स में ही रोटेट करते हैं जिनको ऑर्बिट्स या सेल कहते हैं। इनमें कोई वो रेडिएशन नहीं करते हैं। जब तक वो एक डेफिनिट सेल में या डेफिनिट ऑर्बिट में रहते हैं तो ना वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और ना ही एनर्जी इमिट करते हैं। इसी कारण ऐसे ऑर्बिट को हम लोग स्टेशनरी ऑर्बिट के नाम से भी जानते हैं। अब नेक्स्ट आ गई क्या कि अब इलेक्ट्रॉन कब एनर्जी गेन या लॉस करेंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन जो है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करके जाएंगे, ठीक ना, तब वो आइदर एनर्जी लॉस करेंगे या फिर एनर्जी गेन करेंगे। जैसे अगर मान लिया जाए कि वो हायर ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में जंप करेंगे तब वो एनर्जी लॉस करेंगे। वो एनर्जी जो है एच न्यू के इक्विवेलेंट होता है। एच प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू जो हो गया फ्रीक्वेंसी। ओके। और अगर मान लिया जाए कि लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट में जाएंगे तो वो एच न्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन करेंगे, ठीक ना। ये यहाँ पर दिखाया गया है कि फर्स्ट सेल से सेकंड सेल में, इसीलिए एच न्यू हम लोग का एनर्जी गेन होगा या एच न्यू बराबर एनर्जी लॉस होगा। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट जो कंडीशन है क्या कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में रोटेट करते हैं जहाँ पर उनका एंगुलर मोमेंटम जो है वो h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, ठीक ना। जहाँ पर h प्लैंक्स कांस्टेंट है तो एंगुलर मोमेंटम हम लोग जानते हैं कि mv/r के इक्वल होता है, ठीक ना। तो mv/r हम लोग जानते हैं कि एंगुलर मोमेंटम L से लिखते हैं, ये n h/2 ये कंडीशन है। हम लोग इसको बोर्स क्वांटम कंडीशन भी कहते हैं। n जो है हम लोग का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, 1 2 3 इस तरह से। L को हम लोग mvr, मतलब ये हम लोग एंगुलर मोमेंटम को mvr से भी डिनोट करते हैं या इसका वैल्यू mvr के इक्वल होता है। तो mvr इक्वल्स टू हो गया nh/2, जहाँ पर n है 1 2 3 4 5 6, ठीक ना। तो अगर फर्स्ट ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम होगा h/2। अगर सेकेंड ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम होगा 2h/2, यानी h/2 हो जाएगा। ओके। तो ये हम लोग के कुछ बोर्स एटॉमिक थ्योरी के कुछ बेसिक पॉस्टुलेट्स या बेसिक पॉइंट्स हो गए, ठीक ना। जिनके बारे में हम लोग को बेसिक आइडिया पहले से भी है, थोड़ा हम लोग और रिवीजन कर लिए। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि बोर्स एटॉमिक थ्योरी का एप्लीकेशन, मतलब कहाँ कहाँ पर इसका एप्लीकेशन देखने को मिलता है बोर्स एटॉमिक थ्योरी का, या हम लोग क्या क्या एप्लीकेशंस देखेंगे। तो फर्स्ट है हम लोग
रेडियस ऑफ ऑर्बिट निकालेंगे एक एटम का, उसके बाद हम लोग एनर्जी निकालेंगे ऑर्बिट का, और सबसे इम्पोर्टेंट जो सेक्शन है वो हम लोग वेव नंबर निकालेंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग कहते हैं डेरिवेशन ऑफ रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट ऑफ एन एटम, ठीक ना। तो हम लोग यहाँ पर जो एटम पकड़ेंगे, जनरली हाइड्रोजन के बारे में ही बोर्स ने अपना थ्योरी अप्लाई किया। बोर्स थ्योरी जो है वो हाइड्रोजन एटम के लिए और उसके स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन करने के लिए मेनली ये किया गया। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा क्या है हम लोग इसी में वीडियो में आगे की तरफ समझेंगे, पहले बेसिक हम लोग समझ लेते हैं क्या क्या चीज़ें। तो मान लिया जाए कि कोई एक एटम है, उसका एक इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस पर चार्ज जे प्लस जे डी है, उसके अराउंड ये इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है विथ वेलोसिटी v, और रेडियस जो है वो ऑर्बिट का r है, ठीक है। b वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है। तो कूलम्स लॉ के हिसाब से ये न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का फोर्स कितना होगा, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर फर्स्ट न्यूक्लियस पर चार्ज है Ze और इलेक्ट्रॉन का चार्ज है E। तो मैग्नीट्यूड ही लेते हैं चार्ज का। हम लोग जानते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है कूलम्स लॉ में, तो इसीलिए दोनों का मैग्नीट्यूड ले लिया गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं Jd²/4πε0 इंटू आर। एप्सिलॉन जीरो को हम लोग जानते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी कहते हैं, इसका वैल्यू 8.84 इंटू 10⁻⁻12 के बराबर होता है एसआई यूनिट में। तो ये हो गया फोर्स न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग कि अब ये इलेक्ट्रॉन जो रोटेट कर रहा है, इसके रोटेशन के लिए सेंट्रिपिटल फोर्स लगता है। तो हम लोग जानते हैं कि ड्यूरिंग रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन द सेंट्रिपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द कूलम्बिक अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो कूलम्ब फोर्स है वही सेंट्रिपिटल फोर्स देगा। तो सेंट्रिपिटल फोर्स होता है mv²/r। तो ये सेंट्रिपिटल फोर्स किसके द्वारा होगा, जो हम लोग का ये कूलम्बिक फोर्स था उसके द्वारा प्रोवाइडेड होगा। तो ये दोनों को इक्वल कर लिया। तो यहाँ से अगर यहाँ से एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, तो mv² इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, Jd²/4πε0 इंटू आर। और यहाँ से अगर r का वैल्यू निकालना चाहें, ये तो r को इधर ट्रांसफर कर देंगे, mv² को इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो Jd²/4πε0 mv² हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला रिलेशन तो सबसे खासकर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग आगे यूज करेंगे इसको। अब हम लोग जानते हैं बोर्स क्वांटम कंडीशन, अभी समझे कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। किसी एक डेफिनिट ऑर्बिट में l का वैल्यू mvr होता है। यहाँ से भी हम लोग v का वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा nh/2π, और इधर से m और r नीचे की तरफ चला आएगा। अब यहाँ से v² कर देते हैं, तो v² हो जाएगा n² h² 4π² m² r², ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन है, इसको 3 नंबर दे देंगे इक्वेशन, इसको 4 नंबर। अब हम लोग ये जो v² का जो वैल्यू आया, इसको हम लोग इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। देखा जाए इक्वेशन 2 ये था, यहाँ पर v² का वैल्यू हम लोग नीचे देख रहे हैं, v² का वैल्यू, तो v² के जगह पर हम लोग ये वैल्यू पुट कर देते हैं। बस नॉर्मली पुट कर दिया, सब जो कैंसिल होने वाला था वो कैंसिल कर लिया गया। देखा जाए एक r से एक r यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो एक r रहेगा। ये r का वैल्यू अगर हम लोग फिर से 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, एक पाई से एक पाई कैंसिल हो जाएगा, एक पाई रह जाएगा, मास से एक मास कट जाएगा, एक मास रह जाएगा। तो यहाँ से अगर r का वैल्यू निकाल दिया जाए सब कैंसिल करके, तो ये आ जाएगा हम लोग का n² h² ε0 Jd² πm, ठीक है। तो ये रेडियस का वैल्यू हो गया एटम का इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट हो गया, जो इलेक्ट्रॉन जो रोटेट कर रहा था वो उसका वैल्यू हो गया इन टर्म्स ऑफ NH पाई और m के, और एटॉमिक नंबर z के टर्म में। तो nth ऑर्बिट के लिए ये रेडियस का वैल्यू कितना हो जाएगा, बस खाली ये r के जगह पर Rn ले लिया गया, तो n² h² ε0 Jd² πm। अब n के अलग अलग वैल्यू के लिए ये रेडियस अलग अलग होते जाएगा। हाइड्रोजन के लिए हम लोग जानते हैं जेड का वैल्यू
1 होता है, एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो 1 रख देंगे तो ये हो जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन 0 e स्क्वायर पाई m। यहाँ से अब ये जो बाकी वाला टर्म है इसको हम लोग a0 से डिनोट कर देंगे, ठीक ना। ये कांस्टेंट टर्म है, a0 से डिनोट कर देंगे, तो a0 का वैल्यू हम लोग का हो गया h स्क्वायर एप्सिलॉन 0 e स्क्वायर पाई एम। इसको सॉल्व कर दिया जाए, सब जो भी क्वांटिटीज हैं सब नोन है, पुट कर दिया जाए तो इसका वैल्यू 0.529 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। यानी आर एन इक्वल्स टू हो गया हम लोग का एन स्क्वायर इंटू a0 या एन स्क्वायर इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम। तो ये कांस्टेंट है, यानी रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर का होता है, यानी एन मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक ना। तो अगर पूछे कि फर्स्ट और सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस का रेशियो कितना होगा, तो कितना हो जाएगा हम लोग का r1/r2 यानी 1/2 का स्क्वायर, तो यानी 1/4, 1:4 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए कि हम लोग अलग अलग ऑर्बिट के लिए रेडियस निकालना सीखेंगे। तो जो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n इक्वल्स टू 1 ये रखेंगे तो 0.529 एंगस्ट्रॉम आएगा। सेकेंड ऑर्बिट के लिए n का वैल्यू 2 रखेंगे तो ये 2.11 एंगस्ट्रॉम आएगा। 3 रखेंगे थर्ड ऑर्बिट के लिए तो ये आ जाएगा 4.75, और अगर फोर्थ ऑर्बिट के लिए जाया जाए तो 8.40 एंगस्ट्रॉम आएगा। तो ये अलग अलग ऑर्बिट के रेडियस हो गए। अब हम लोग देखेंगे क्या कि तो ये हम लोग का रेडियस का बात आया, रेडियस समझ गए। ये याद रखेंगे कि रेडियस जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। अब नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं एनर्जी के बारे में। तो कोई जो इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा था उसका एनर्जी कितना होगा ये हम लोग जानते हैं। कैसे निकालते हैं हम लोग ये कि इलेक्ट्रॉन का एनर्जी जो होगा यानी उसका सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी इंटू पोटेंशियल एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी जानते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी जो होगा उस इलेक्ट्रॉन का वो होगा -JD² / 4πε0 इंटू आर। कैसे होगा पोटेंशियल एनर्जी ये हम लोग समझते हैं। तो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द न्यूक्लियस। r डिस्टेंस पर जो उसका पोटेंशियल होगा, तो पोटेंशियल हम लोग जानते हैं कितना होता है 1/4πε0 चार्ज बाई डिस्टेंस, ठीक। तो ये हो गया पोटेंशियल, और r from the nucleus due to its positive charge and the electronic charge -e। तो यहाँ से अगर पोटेंशियल एनर्जी है तो v इंटू -e का प्रोडक्ट होगा, ठीक ना, v इंटू -e। तो v का वैल्यू हो गया वही सेंट्रल पर चार्ज JD था तो ZE/4πε0 इंटू आर और इंटू -e, यानी हो गया -JD² / 4πε0 इंटू आर। तो ये हो गया हम लोग का पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी का आइडिया हो गया हम लोग को कि कैसे निकालना है, कैसे, बस पोटेंशियल इंटू आर डिस्टेंस पर, मतलब जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है वहाँ पर सेंटर पर जो चार्ज है यानी प्लस JD है उसके लिए कितना पोटेंशियल हो रहा है इंटू जो वहाँ पर चार्ज यानी जो इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है उसका चार्ज, ठीक। तो यही हो गया पोटेंशियल एनर्जी। अब हम लोग ये देखा जाए, बोले थे पहले कि इक्वेशन 1 दिमाग में रखिएगा, वो था mv² इक्वल्स टू JD² / 4πε0 इंटू आर। तो वही यहाँ पर हम लोग mv² के जगह पर बस ये वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू JD² / 4πε0 इंटू आर। तो ये 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। अब इन दोनों को माइनस कर लेंगे तो हम लोग का आ जाएगा -JD² / 8πε0 इंटू आर। यानी देख रहे हैं कि टोटल एनर्जी जो है उस इलेक्ट्रॉन का, या यूँ कहा जाए कि उस ऑर्बिट का, वो नेगेटिव हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, नेगेटिव एनर्जी होना मतलब क्या कि द इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस की तरफ बाउंड है, ठीक ना। वो एकदम इस तरह से है कि नेगेटिव एनर्जी किसी भी सिस्टम का होगा मतलब वो क्या होगा कि वो उस डेफिनिट पॉइंट की तरफ, उस सिस्टम की तरफ ही बाउंड होगा। तो यहाँ पर भी न्यूक्लियस को लेकर हम लोग का एटम समझते हैं, न्यूक्लियस मतलब सेंट्रल पॉइंट है। तो जो इलेक्ट्रॉन है उसका ओवरऑल एनर्जी नेगेटिव है, यानी इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस को छोड़ के नहीं जाएगा, ठीक है, न्यूक्लियस की तरफ ही रोटेट करते रहेगा।
और इसी कारण एनर्जी उसका नेगेटिव होता है। इसी तरह से आप लोग देखिएगा कि जब सैटेलाइट वोटेलाइट की बात आती है तो वहाँ पर भी द टोटल एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट रोटेटिंग अराउंड द अर्थ इज नेगेटिव। क्यों? क्योंकि सैटेलाइट इज बाउंड टुवर्ड्स द अर्थ होगा, इस कारण। ठीक है, ये अब आर का वैल्यू हम लोग इतना जानते हैं, हम लोग थोड़ा देर पहले ही निकाले थे कि आर इक्वल्स टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन जीरो जे डी स्क्वायर पाई एम। तो यहाँ पर पुट कर देते हैं, पुट कर देंगे, जो कैंसिल उंसिल होगा उसको काट देंगे, तो हम लोग का ई का वैल्यू टोटल एनर्जी जो होगा वो माइनस जेड स्क्वायर ई टू दी पावर 4m 8 एप्सिलॉन जीरो स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर हो जाएगा। अब nth ऑर्बिट के लिए बस यही क्या करेंगे हम लोग, ई एन लगा देंगे इधर, क्योंकि यहाँ पर n वेरिएबल है तो इसीलिए हम लोग n लगा दिए, तो कैलकुलेशन में सुविधा रहेगा। तो nth ऑर्बिट के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, वही सेम जे डी स्क्वायर ई टू दी पावर 4m 8 एप्सिलॉन जीरो एच स्क्वायर एन स्क्वायर। अब हाइड्रोजन के लिए n का वैल्यू 1 होता है, और बाकी जो नोन वैल्यू है वो सब पुट कर दिया जाए तो en का वैल्यू हो जाएगा -13.6 बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब n का वैल्यू अगर 1 रखा जाए तो ये एनर्जी आता है -13.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n का वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बस इसी में n का 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, देन -13.6 बाई 4। इसी तरह से 3 रखेंगे तो 1.51, 4 रखेंगे तो -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये अलग अलग ऑर्बिट्स की एनर्जी हो गई। अब ये बात थोड़ा समझ के रखेंगे कि द वैल्यूज ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट्स आर कॉल्ड द एनर्जी लेवल्स ऑफ द हाइड्रोजन एटम। ठीक ना, ये एक एक एनर्जी लेवल को डिनोट कर रहा है, ये सब एक एक एनर्जी लेवल को। द लोएस्ट एनर्जी लेवल इज कॉल्ड द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द एटम। जो लोएस्ट एनर्जी लेवल है वो हम लोग का क्या बतलाता है, ये ग्राउंड स्टेट को बताता है। एंड द हायर एनर्जी लेवल्स आर कॉल्ड द एनर्जीज इन द एक्साइटेड स्टेट। और जो हायर एनर्जी ये है वो क्या बतलाते हैं, वो एनर्जी इन द एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। ये ग्राउंड स्टेट और ये एक्साइटेड स्टेट के एनर्जी कहलाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखेंगे बात। यहाँ पर एक ड्राइंग में दिखाया गया है, एक चित्र के थ्रू दिखाने की कोशिश की गई है कि ये जो ग्राउंड स्टेट है, जब एन का वैल्यू 1 है तो एनर्जी कितना 13 - 13.60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये ऊपर वाले एक्साइटेड स्टेट हो गया, देखा जाए एन का वैल्यू 2 रखते ही एनर्जी क्या हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है। देखा जाए -3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाए। 3 रखने पर ये गैप थोड़ा सा, इस गैप से थोड़ा सा कम हो जाता है, -1.5। इसके बाद जैसे जैसे एन का वैल्यू बढ़ते जाता है कि एनर्जी का डिफरेंस जो है वो कम होने लगता है, एनर्जी धीरे धीरे इंक्रीज होने लगता है, और एन का वैल्यू अगर इन्फिनिटी हो जाए तो ये एनर्जी भी कितना हो जाता है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब करीब हो ही जाएगा। ठीक ना, तो ये गया एनर्जी का हम लोग का आ, एक रफ स्केच थ्रू डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। ओके, डिफरेंट एनर्जी लेवल के द्वारा हम लोग हाइड्रोजन के एनर्जी को इंडिकेट किए। अब हम लोग देखेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय एन इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन जब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करेगा तो वहाँ पर जब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करेगा तो वो क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा या एनर्जी गेन करेगा। तो वही एनर्जी क्या होगा, एक डेफिनिट वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में मूव करेगा, या उसका मतलब एक डेफिनिट एनर्जी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी होगा, उसी को हम लोग कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि इक्वेशन, हम लोग का जो लास्ट इक्वेशन था वो हम लोग को मिला क्या, 9th नंबर इक्वेशन की ई एन इक्वल्स टू माइनस जेड ई स्क्वायर। देखिए ये 9 नंबर इक्वेशन था, ई एन इक्वल्स टू माइनस जेड ई स्क्वायर ई टू दी पावर 4m 8 एप्सिलॉन जीरो एन स्क्वायर एच स्क्वायर। मान लिया जाए कोई एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है जहाँ पर एनर्जी कितना E1 पकड़े हैं, ऑर्बिट का नंबर जो है N1 है, तो बस ये n के जगह पर N1 कर दिया, En के जगह पर E1 कर दिया। कोई एक ऑर्बिट है जिसका ऑर्बिट का नंबर N2 है और एनर्जी उसका E2 है, तो ये भी बस N को N2 से रिप्लेस कर दिया। अब इलेक्ट्रॉन मान लिया जाए कि N2 से N1 में जाए तो अब हम लोग का एनर्जी डिफरेंस कितना हो जाएगा, E2 माइनस E1 हो जाएगा।
अब दोनों का वैल्यू पुट कर दिया गया और इसको अरेंज कर दिया गया, तो ये JD² e⁻4m8ε0h² ब्रैकेट के अंदर -1/n1² -1/n2²। हाइड्रोजन एटम के लिए जेड का वैल्यू 1 होता है, तो ये एनर्जी डिफरेंस जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप कर रहा है वो इक्वल टू हो जाता है डेल्टा ई इक्वल्स टू me⁻4 8ε0² ब्रैकेट के अंदर 1/n1² -1/n2²। ठीक है, अब ये जो कांस्टेंट आगे वाला है इसका अगर वैल्यू निकाला जाए तो ये करीब, ये सब कांस्टेंट ही है, देखिए मास नोन है, एनर्जी नोन है, एप्सिलॉन जीरो नोन है, एच नोन है, सब नोन है, तो इसका वैल्यू जो होता है करीबन करीबन 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल के बराबर होता है, यानी डेल्टा ई का वैल्यू इतना हो गया। अब प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के हिसाब से हम लोग जानते हैं कि जब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो उसका एनर्जी जो होता है वो एच न्यू के इक्वल होता है, तो एच न्यू इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, एनर्जी डिफरेंस जो है वो एच न्यू के बराबर होगा, तो एनर्जी डिफरेंस इतना के बराबर हो जाएगा, तो यानी एच न्यू इक्वल्स टू, हम लोग ये अगर इसका जो ओरिजिनल वैल्यू था वो भी यूज़ करें तो ये मिलेगा एच न्यू इक्वल्स टू me⁻4 8ε0h² ब्रैकेट के अंदर 1/n1² -1/n2²। तो यहाँ से न्यू का वैल्यू निकाला जाए तो एच से इधर डिवाइड कर देंगे तो ये क्वांटिटी चली आएगी। तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू इतना होगा जब एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है। अब ये पूरा कांस्टेंट है, ये इसका वैल्यू हो जाता है 3.29 इंटू 10⁻15, और ये n1 n2 ये सब हम लोग जैसा ऑर्बिट रहेगा, मतलब जिस ऑर्बिट से जिस ऑर्बिट में जंप करेगा वहां से हम लोग इजिली फ्रीक्वेंसी निकाल पाएंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग डेरिवेशन ऑफ वेव नंबर। वेव नंबर हम लोग जानते हैं, वेव नंबर को ये न्यू बार से लिखा जाता है, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू कितना होता है, c इंटू वेव नंबर, स्पीड ऑफ लाइट इंटू वेव नंबर के बराबर होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो लास्ट इक्वेशन जो आया था यहाँ पर न्यू के जगह पर c इंटू न्यू बार रख देते हैं, c इंटू न्यू बार रख दिए, ये पूरा का पूरा वैल्यू जैसे था वैसे उतार दिया गया, तो यहाँ से न्यू बार इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये सी से बस नीचे जाके डिवीजन हो जाएगा। ओके, अब ये जो पूरा जो वैल्यू हम लोग को निकला सी के साथ, इसको हम लोग रेड्सबर्ग कांस्टेंट के नाम से जानते हैं, ठीक ना। तो इसका वैल्यू होता है 1.09678 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स। तो यानी ये वेव नंबर जो हो गया या न्यू बार जो हो गया वो इक्वल्स टू होता है हाइड्रोजन के लिए आर ब्रैकेट के अंदर 1/n1² -1/n2²। ठीक है, तो ये दोनों बातें एकदम अच्छे से समझ के रखेंगे, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना हुआ और ये वेव नंबर का वैल्यू कितना हुआ। ठीक ना, अब आ जाते हैं हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, और तब हम लोग समझ पाएंगे कि क्यों आगे वाली चीज़ें हम लोग मतलब आगे वाली चीज़ों का क्या मेन एप्लीकेशन है, क्या काम है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा समझते हैं। नॉर्मल स्पेक्ट्रा हम लोग जानते हैं कि वाइट लाइट जो है वो 7 डिफरेंट कलर से मिलकर बना है, जब इसको प्रिज्म से पास कराते हैं वाइट लाइट को तो ये 7 डिफरेंट कलर्स जो जिससे बने हैं उसमें स्प्लिट कर जाता है। इसी को हम लोग क्या जानते हैं, स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं, या स्पेक्ट्रा कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं, स्पेक्ट्रा कहते हैं। तो ये नॉर्मल हम लोग का स्पेक्ट्रम हो गया, ठीक ना। अगर लाइट वाइट नहीं हो तब क्या होता है, जैसे मान लिया जाए कि कोई गैस को अगर हम लोग हीट कर रहे हैं या इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं तब क्या होता है, वो गैस भी डिफरेंट कलर्स इमिट करता है, ठीक ना। और जब इन कलर्स को हम लोग प्रिज्म से पास कराते हैं तब भी हम लोग देखते हैं कि कुछ डिफरेंट फिनोमेना देखने को मिल रहा है, कुछ स्पेक्ट्रम जैसा ही देखने को मिल रहा है। समझ में आई बात, क्या कहें कि अगर कोई गैस को हम लोग हीट कर रहे हैं या इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं गैस से, तब भी देखा जाता है क्या कि वो डिफरेंट वेवलेंथ या डिफरेंट कलर्स इमिट कर रहा है। अगर इन कलर को हम लोग प्रिज्म से या कोई इस तरह का डिस्पर्सिव मीडियम से पास कराएं तब भी हम लोग को कुछ स्पेक्ट्रम जैसा ही कुछ वैसा ही फिनोमेना देखने को मिलता है। जैसे देखा जाए कि वाइट लाइट जब पास कराते हैं तो हम लोग कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा मिलता है एकदम, रेड का बैंड, येलो का बैंड, ग्रीन का बैंड, ब्लू का बैंड, इस तरह से। लेकिन अगर मान लिया गया कि हाइड्रोजन गैस को हम लोग या तो बहुत ज़्यादा गर्म कर रहे हैं या बहुत
ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, तो ये देखा जाता है कि 2 केसेज़ में 2 अलग-अलग तरह का स्पेक्ट्रा देता है। जैसे देखिए इसका एमिशन स्पेक्ट्रा इस तरह से है और एब्ज़ॉर्प्शन स्पेक्ट्रा इस तरह के हैं, ठीक ना? तो अलग-अलग पैटर्न दोनों केसेज़ में, एमिशन और एब्ज़ॉर्प्शन दोनों केस में अलग-अलग स्पेक्ट्रा मिल रहा है। अब अगर कहा जाए कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा किसी भी एटम का फिंगरप्रिंट है, तो ये कोई गलत बात नहीं होगी। फिंगरप्रिंट हम लोग जानते हैं सबसे एसेंशियल चीज़ है। किसी आदमी को उसके फिंगरप्रिंट से ही हम लोग आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं अपने देश में आधार कार्ड जो सिस्टम है वो क्या है, फिंगरप्रिंट बेस्ड सिस्टम है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में भी फिंगरप्रिंट के थ्रू अटेंडेंस लिया जाता है। क्यों? क्योंकि सबका फिंगरप्रिंट यूनिक है। हमको जिसने भी तैयार किया है, जो भी हम लोग को क्रिएट करने वाला हम लोग का क्रिएटर है, वो उसने हम लोग को वो फिंगरप्रिंट और आँख का रेटिना, ये दोनों के द्वारा पूरे वर्ल्ड के जितने भी ह्यूमंस हैं उन सबको डिफरेंशिएट करके रखा हुआ है। तो उसी तरह से किसी भी एटम का जो स्पेक्ट्रा है वो भी सब एटम का अलग-अलग होता है, एकदम डिफरेंट है। वो एकदम फिंगरप्रिंट की तरह ही काम करता है। जैसे देखा जाए तो हाइड्रोजन का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा इस तरह का होता है, एमिशन स्पेक्ट्रा इस तरह का, कार्बन का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा इस तरह का, एमिशन स्पेक्ट्रा इस तरह का, हाइड्रोजन का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा इस तरह का, एमिशन स्पेक्ट्रा इस तरह का, एकदम अलग-अलग। केवल हम लोग स्पेक्ट्रा देखकर ही बता सकते हैं कि वो एक्चुअली कौन-सा एटम है या नहीं है, ठीक ना? ओके। अब और देखा जाए कि जैसे अगर हम लोग हाइड्रोजन का ये हो गया हम लोग का लाइन स्पेक्ट्रा, ये नियॉन का हो गया, ये आयरन का स्पेक्ट्रा हो गया, ठीक ना? तो प्रत्येक मटेरियल का स्पेक्ट्रा जो है उसका फिंगरप्रिंट की तरह होता है, मतलब उसका एकदम आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है। उसी से हम लोग पहचान सकते हैं कि ये कौन-सा एटम है या नहीं है, ठीक है? तो अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा लाइन्स के बारे में समझा जाए, क्या चीज़ है, मतलब क्या है? तो बोर्स ने क्या किया कि एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल इमिशन लाइंस फॉर हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम का कैलकुलेट किया इस रिलेशन से, जो लास्ट हम लोग का रिलेशन मिला था। अ, यहाँ पर N1 और N2 का वैल्यू चेंज करके ही अलग-अलग हम लोग ये वेव नंबर निकाल सकते हैं। वेव नंबर पता चल गया तो फ्रीक्वेंसी, एनर्जी ये सब निकालना ईज़ी है। ये बोर्स ने इस फ़ॉर्मूले का यूटिलाइज़ेशन किया, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर निकालते समय हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा हम लोग देखें कि इस तरह से कुछ मिल रहा है, इमिशन, कुछ एब्ज़ॉर्प्शन स्पेक्ट्रा इस तरह का, या लाइन स्पेक्ट्रा इस तरह का। तो ये रिलेशन यूज़ करके उसने वेव नंबर निकालने का कोशिश किया अलग-अलग स्पेक्ट्रल पैटर्न में हाइड्रोजन का। अब ये हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रा में क्या परेशानी थी? क्या दिक्कत था? कैसे क्या हुआ? तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा हम लोग जानते हैं, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अगर हम लोग एनर्जी दें या इलेक्ट्रिसिटी पास कराएँ तो बेचारा एक ही इलेक्ट्रॉन इमिट होगा। तो उसके कारण स्पेक्ट्रा में भी ज़्यादा लाइन्स नहीं आने चाहिए, मतलब स्पेक्ट्रा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए, सिंपल स्पेक्ट्रा होना चाहिए। लेकिन हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा क्या है, हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक ना? हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा सिंपल नहीं है, जो भी लाइन स्पेक्ट्रा हो या जो भी हो सब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है? तो हम लोग वो देखते हैं कि ठीक है, तो देखा जाए कि जब करंट पास किया जाता है हाइड्रोजन गैस से एक डिस्चार्ज ट्यूब में लो प्रेशर पर रखकर, तो हाइड्रोजन गैस जो है उसका मॉलिक्यूल एटम्स में इस तरह से डिसोसिएट होता है, 2 हाइड्रोजन एटम निकलते हैं। ये जो एटम है वो इलेक्ट्रिक स्पार्क से एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है? अब क्या है कि एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद हाइड्रोजन के एटम जो है वो हायर एनर्जी लेवल में जाते हैं, ठीक है? इलेक्ट्रिक स्पार्क से एनर्जी एब्जॉर्ब किए, ये डिफरेंट हायर एनर्जी लेवल्स में जाते हैं। अब ये कितना एनर्जी एब्जॉर्ब किए, ये इलेक्ट्रॉन, द हायर एनर्जी ऑर्बिट्स टू विच इलेक्ट्रॉन्स माइग्रेट डिपेंड
अपॉन द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन जितना एनर्जी एब्जॉर्ब किए उसी वही डिसाइड करता है कि ये किस हायर एनर्जी लेवल में जाएंगे, ठीक ना। अगर ज़्यादा कर लिए तो एकदम सबसे हाईएस्ट में चले गए, उससे थोड़ा कम किए तो उसके नीचे वाले एनर्जी लेवल में, उससे कम किए तो उसके नीचे वाले एनर्जी लेवल में, ठीक है। फिर से बात समझते हैं। कोई भी हाइड्रोजन गैस को अगर डिस्चार्ज ट्यूब में रखकर लो प्रेशर पर अगर उससे इलेक्ट्रिक स्पार्क पास कराया जाए, हाई वोल्टेज पास कराया जाए, तो वो एटम्स में डिसोसिएट होता है। इस एटम्स के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एनर्जी एक्वायर करके क्या करेंगे, डिफरेंट हायर एनर्जी ऑर्बिट्स में जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा एनर्जी एक्वायर करेगा उसके हिसाब से वो हायर एनर्जी ऑर्बिट में जाता है। अच्छा, अब these excited electrons being unstable come back to one of the lower energy level। और ये जो है ऊपर की तरफ जाकर ये क्या रहते हैं, हम इनका जो ऊपर जो हायर एनर्जी ऑर्बिट में जो स्टेट होता है वो अनस्टेबल होता है खूब, ठीक ना, ज़्यादा देर तक वहाँ पर टिक नहीं पाते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये डिफरेंट लोअर एनर्जी ऑर्बिट में या लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिट में या लो एनर्जी ऑर्बिट में जंप करते हैं। अब जंप करेंगे जब लोएस्ट एनर्जी लेवल में जब ये आते हैं तो ये क्या करेंगे, जो एनर्जी इमिट करके बेचारे ऊपर चढ़े थे, जो एनर्जी इमिट करके ये गए थे, वो एनर्जी क्या कर देना पड़ेगा, इनको इमिट कर देना पड़ेगा। तो ये डिफरेंट एनर्जी जो है ये इमिट करते हैं, ठीक ना। ओके, जब लोअर एनर्जी ऑर्बिट में जाते हैं। अब ये जो अब मान लिया जाए इसका जो ये जो ऊपर की तरफ था वो आएगा तो वो अलग एनर्जी इमिट करेगा, इधर एनर्जी लेवल पर है वो जब लोएस्ट एनर्जी स्टेट में आएगा तो अलग एनर्जी इमिट करेगा, और मान लिया जाए बीच में और बहुत सारे एनर्जी लेवल हो सकते हैं तो वो जो आएंगे तो अलग अलग एनर्जी इमिट करेंगे। अब हम लोग जानते हैं जो एनर्जी जो है वो एच न्यू या एच सी बाई लेमडा के इक्विवेलेंट होता है, ठीक ना। तो अलग अलग एनर्जी ये इधर से आया, इधर की तरफ आया तो यहाँ पर एनर्जी डिफरेंस अलग होगा, इधर एनर्जी डिफरेंस अलग होगा। तो एनर्जी डिफरेंस अलग होगा तो फ्रीक्वेंसी या वेव लेंथ भी अलग होगा। जो यहाँ से हम लोग का इमिशन निकल रहा है, जो एनर्जी निकल रहा है वेव के फॉर्म में, रेडिएशन के फॉर्म में, उसका वेव लेंथ या फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग मिलेगा। अब ये डिफरेंट वेव लेंथ या डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के चलते ही हम लोग का हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा जो होता है वो सिंपल ना होकर इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा होता है, ठीक ना। तो ये बोर्ड्स ने अपनी थ्योरी से एक्सप्लेन करने का कोशिश किया। ओके, यहाँ पर मोटा मोटी एक डायग्राम के थ्रू दिखाया गया कि यहाँ पर एक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस भरा गया है, इसको हाई टेंशन सप्लाई से कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। यहाँ से जो एनर्जी निकलता है या जो रेडिएशन निकलता है उसके स्लीट के थ्रू एकदम स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करके प्रिज्म पर पास कराया गया, और प्रिज्म से जो हम लोग का लाइट निकला उसका स्पेक्ट्रा का पैटर्न कुछ इस तरह से ड्रॉ किया गया। ओके, तो ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा का मोटा मोटी एक्सप्लेनेशन हुआ फ्रॉम बोर्स थ्योरी। लेकिन यहीं तक नहीं, आगे अब हम लोग देखते हैं कि ये जो मतलब ये ऑर्बिट का जो चेंज है कि एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाता है, वहाँ पर ये रिलेशन के थ्रू ही अलग अलग तरह के हम लोग के स्पेक्ट्रल सीरीज पूरा एकदम डिफरेंट वेव का पैटर्न ही देखने को मिलता है, डिफरेंट पैटर्न ही देखने को मिलता है, ठीक ना। तो ये हम लोग इसके बाद हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट स्पेक्ट्रल सीरीज जो है आर प्रोड्यूस डिपेंडिंग अपॉन द एक्साइटेड एंड ग्राउंड एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एक्वायर करके जो एक्साइटेड स्टेट में जा रहे हैं वो, और जो ग्राउंड एनर्जी लेवल है, इनके अलग अलग वैल्यूज़ के लिए पूरा स्पेक्ट्रल लाइंस का सीरीज ही मिलता है हाइड्रोजन एटम में। और इसको हम लोग कैसे, वो बोर्ड्स इक्वेशन जो इधर आगे हम लोग डेराइव किए थे उसके थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो था न्यू बार इक्वल्स टू 1 पॉइंट, ये वेव नंबर इक्वल्स टू 1.09678 इंटू 10⁻⁷ ब्रैकेट के अंदर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये था। तो जैसे यहाँ पर एक डायग्राम में दिखाया गया है कि अगर मान लिया जाए कि
क्यों अलग अलग हम लोग का वो जैसे कंटिन्यूअस जो ये हम लोग का स्पेक्ट्रा था हाइड्रोजन का, हम लोग का जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा था, वो कैसे यहाँ पर एक छोटे से डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है गया है। जैसे मान लिया जाए कि अगर हम लोग का फिफ्थ ऑर्बिट से जंप करके फर्स्ट में आता है, ठीक ना, सेकंड में आता है, तब यहाँ पर जो रेडिएशन मिलता है वो करीबन करीबन वॉयलेट के रेंज में मिलता है, जिसका वेवलेंथ 434 नैनोमीटर के बराबर बराबर आता है। जब फोर्थ से जंप करके सेकंड में आता है, तब यहाँ पर हम लोग का जो वेवलेंथ मिलता है या जो फ्रीक्वेंसी मिलता है वो ब्लू ग्रीन रीजन में मिलता है, जहाँ पर वेवलेंथ जो है वो 486 नैनोमीटर के करीब करीब होता है। और जब थर्ड से सेकंड में जंप करके आता है तो यहाँ पर वो 657 नैनोमीटर यानी रेड के रेंज में मिलता है, ठीक है। अब ये N1 और N2 के अलग अलग वैल्यूज के लिए पूरा कहा गया कि स्पेक्ट्रल सीरीज है। जैसे सबसे पहले हम लोग का लेमन सीरीज है, जहाँ पर अगर मान लिया जाए कि दूसरे सब ऑर्बिट से, दूसरे सब हायर ऑर्बिट से जंप करके एकदम हम लोग का n इक्वल्स टू 1 में अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो वहाँ पर वेव नंबर कितना हो जाएगा, 1.09678 इंटू 10⁻7 1 बाई, ये कहाँ आ रहे हैं, n1 का वैल्यू जब 1 हो रहा है तब तो 1 का स्क्वायर, ये 2। अब n2 का अगर वैल्यू हम लोग अलग अलग चेंज करें तो हम लोग अलग अलग वेव नंबर पाएंगे। जैसे देखा जाए यहाँ पर दिखाया गया कि अगर n1 का वैल्यू सब केसेस में कितना है, 1 रखा गया है, लेमन सीरीज में ये होता है। n2 का वैल्यू 2 3 4 इन्फिनिटी तक रख रख के हम लोग प्रत्येक केस में वेव नंबर निकालने का कोशिश किए हैं, ठीक है। कहाँ से, अगर इन्फिनिटी से आ रहा है इसमें तब वेवलेंथ हो रहा है इतना, सेकेंड 7 से आ रहा है मान लिया जाए n इक्वल्स टू 1 में, 6 से आ रहा है, 5 से आ रहा है, 4 से आ रहा है, 3 से आ रहा है, 1, मतलब सब जो हायर एंड एक्साइटेड स्टेट्स है वहाँ से जंप करके n इक्वल्स टू 1 में आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग का वेव नंबर मिल रहा है। तो देख रहे हैं कि सबसे लोएस्ट जो वेव लेंथ है वो किस में मिल रहा है, जब एकदम बगल से बगल वाले में जा रहा है, मतलब 2 से 1 में जा रहा है, ठीक ना। और सबसे मैक्सिमम कहाँ से मिल रहा है, जहाँ पर हम लोग का इन्फिनिटी से फर्स्ट में आ रहा है तब, ठीक है। तो ये लेमन सीरीज गया। यहाँ पर जो भी वेवलेंथ मिलते हैं या जो वेव नंबर मिले वो सब यूवी रीजन में, सबका वेवलेंथ अल्ट्रा वायलेट लाइट के इक्विवेलेंट होता है। सेकेंड देखते हैं हम लोग वेलमर सीरीज। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो n इक्वल्स टू 2 में जंप करते हैं, माने सेकेंड सेल में या सेकेंड ऑर्बिट कह लीजिए उस तरह के, या में जंप करते हैं डिफरेंट हायर एनर्जी लेवल से। तो यहाँ पर भी n1 के जगह पर 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। अब अलग अलग वैल्यू अगर हम लोग n1 का वैल्यू 2 है सब में, और n2 का वैल्यू देखिए इन्फिनिटी रख सकते हैं, 5 4 3 2 3 तक हम लोग ले सकते हैं। तो यहाँ पर भी ये इस तरह के वेवलेंथ हम लोग के मिलेंगे, ठीक ना। यहाँ पर दिखाया गया है कि इन्फिनिटी से सेकेंड ऑर्बिट में आया, 7 से सेकेंड, ये सब में हम लोग का सेकेंड आ रहा है। तो यहाँ पर जो वेव लेंथ या वेव नंबर मिलता है वो विजिबल रीजन के इक्विवेलेंट मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का वेलमर सीरीज। अब है पास्चन सीरीज। यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो थर्ड सेल में या थर्ड ऑर्बिट में जंप करेंगे डिफरेंट हायर एनर्जी लेवल से। तो यहाँ पर भी n1 का वैल्यू 3 रख लेंगे और n2 का वैल्यू 4 5 6 7 ये सब रखेंगे, 4 5 इन्फिनिटी, तो हम लोग को ये वेवलेंथ मिलेंगे, ठीक ना। प्रत्येक केसेस में एक बात ध्यान देंगे कि जो सबसे इन्फिनिटी से जो सबसे लोअर लेवल में आ रहे हैं, इन्फिनिटी से जो हम लोग का मतलब सीरीज का जो n1 का वैल्यू उसमें आ रहा है, तो वो वेवलेंथ जो है वो सबसे ज़्यादा हो रहा है, या वेव नंबर सबसे ज़्यादा हो रहा है, ठीक ना, वो वेव नंबर सबसे ज़्यादा हो रहा है, ओके। इसी तरह से अगला सीरीज है हम लोग का ब्रैकेट सीरीज, जहाँ पर वही n1 का वैल्यू 4 हो जाएगा, तो ये 4 रखा जाए, और n2 का वैल्यू 5 6 7 आएगा। तो यहाँ पर अलग अलग हम लोग को वेव नंबर इस प्रकार से मिलेंगे। यहाँ पर ड्राइंग में दिखा भी दिया गया है, इन्फिनिटी से 4 में, 7 से 4 में, 6 से 4 में, 5 से 4 में, इस तरह से हम लोग को ब्रैकेटिंग।
इसके बाद है हम लोग का ब्रैकेट सीरीज के बाद है नेक्स्ट हम लोग का फंड सीरीज, ठीक ना, या पी फंड सीरीज या फंड सीरीज हम लोग कहते हैं। यहाँ पर N1 का वैल्यू 5 होगा, तो N2 के अलग अलग 6, 7 इन्फिनिटी ये सब वैल्यू से हम लोग का N1 में 5 में आएंगे। तो यहाँ पर 6 से 5 में, 7 से 5 में, इन्फिनिटी से 5 में जो वेव नंबर मिलेंगे वो दिखाया गया है, ठीक है। ये डायग्राम में भी यही दिखाया हुआ है, ठीक है। तो ये गए, तो अब यहाँ पर स्ट्रक्चर में सबको कंबाइन करके दिखाया गया है। देखा जाए लेमन सीरीज में क्या होता है, सब हायर एनर्जी ऑर्बिट से एकदम n=1 में आते हैं। वेल्बर में क्या होता है, डिफरेंट हायर से सब आते हैं n=2 में। पास्चन में सबसे 3 में, ब्रैकेट में सबसे 4 में, और फंड या पी फंड सीरीज में सब हायर से 5 में आते हैं, ठीक ना। तो ये हम लोग का हाइड्रोजन का मोटा मोटी एनर्जी स्पेक्ट्रम हो गया डिफरेंट स्पेक्ट्रा के लिए, डिफरेंट स्पेक्ट्रल सीरीज के लिए, ठीक है। तो इन सब बातों को अच्छे से दिमाग में रखेंगे। तो इसमें से ये लाइमन जो हो गया ये यूवी रीजन में पड़ता है, ये वेल्मर जो हो गया वो विजिबल रीजन में, और बाकी सब जो है वो इंफ्रारेड रीजन में पड़ते हैं। मतलब ये जो वेवलेंथ मिलते हैं यहाँ से वो सब इक्विवेलेंट होते हैं इंफ्रारेड वेव्स के इक्वल, ठीक है। तो ये बोर्स का हम लोग का एटॉमिक मॉडल हुआ, बोर्स का एटॉमिक थ्योरी हुआ। ये थ्योरी हम लोग बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, बहुत सी बातें हम लोग पहले से जानते हैं, यहाँ पर थोड़ा और हम लोग रिवीजन किए, ठीक ना। अब अगले क्लास में हम लोग डी ब्रोगलीज थ्योरी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ेंगे, देन श्रोडिंगर इक्वेशन की तरफ माइग्रेट करेंगे, ठीक ना। उसके पहले ये बोर्स थ्योरी अभी तक जो सेक्शन पढ़ चुके हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो मैं अपलोड कर दूंगा, कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस और एग्ज़ाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ न्यूमेरिकल्स, वो मैं जल्दी से जल्दी अपलोड करने का कोशिश करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।